बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से एकदम क्रिस्पी से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, जो कि रमज़ान में हर घर में बनाए ही जाते हैं और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो फिर चलिए बनाते हैं चिकन स्प्रिंग रोल्स। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल्स के शीट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है, इसमें हम आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप ऑयल की बजाय घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो और डाल करके इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी डो गूँधेंगे। तो इसकी डो गूंदने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है, ठंडा या गर्म नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और इसकी एक मीडियम सी डो गूंद कर तैयार कर लीजिएगा। तो ज़्यादा सख्त या फिर ज़्यादा नरम इसकी डो मत गूंदिएगा, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से फैला दीजिए और इसको कवर कर कर रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक डो सेट हो रही है तो यहाँ पर हम एक पैन में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून की जितना ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और लो फ्लेम पर ज़ीरे को कुछ सेकंड के लिए स्टर कर लीजिए। इसको थोड़ा सा तड़कने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने एकदम बारीक सा कट कर लिया है और डाल करके इन तीनों मसालों को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको भून लीजिए। तो बहुत ज़्यादा भी इनका कलर डार्क मत करिएगा। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे एकदम बारीक सा कट करके, और प्याज को भी हम इन मसालों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो प्याज को भी हमें जब तक भूनना है जब तक कि प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती, हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना बॉईल किया हुआ उसके बाद श्रेड किया हुआ चिकन लिया है और चिकन को भी हम प्याज के साथ मिला करके भूनेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि चिकन में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें 1 कप की जितनी कैबेज और एक मीडियम साइज़ की कैरेट डालेंगे। दोनों को मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है और डाल करके इन दोनों वेजिटेबल्स को भी हम चिकन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो इस वक्त आपने गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है, क्योंकि हमें इन वेजिटेबल्स को लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर गलाना नहीं है। इनको हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए भून लीजिए चिकन के साथ तकरीबन आधे से 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हम इन वेजिटेबल्स को पकाएंगे नहीं। और उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ऐड करेंगे। कैप्सिकम को भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसको भी डाल करके हम कैबेज और कैरेट के साथ ही मिलाते हुए भूनेंगे आधे मिनट के लिए। तो हमें इन वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो इसी तरह से बरकरार रखना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चिकन मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए और इसी के साथ आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, इसकी बजाय आप लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिएगा। और 1 टीस्पून ऑरिगेनो या फिर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे इसमें वाइट विनेगर, इसकी बजाय आप लेमन जूस डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक। और इन मसालों को डालने के पहले आप गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा और सारे मसाले डालने के बाद इनको मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि मसालों में कच्चापन होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसाले जो है वो जलेंगे भी नहीं। और मसालों को भूनने के बाद हम इसमें 1 कप की जितना स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। डाल करके इसको भी अच्छी तरह से मिलाते हुए हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर वेजिटेबल जो है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। और अच्छी तरह से इसको भी मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी हम आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे मिलाते हुए। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद बस अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारी चिकन की जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसको रख दीजिए एक साइड पर, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। और 15 से 20 मिनट में ये भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है और थोड़ा सा ये नरम भी हो गया है। तो अब हम इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े कट करेंगे। तो इस तरह से इसको लंबा सा रोल कर लीजिए, उसके बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े कट कर लीजिए।
देखिए इस तरह से। उसके बाद इन पेड़ों को अच्छी तरह से स्मूथ सी बॉल बना लीजिए और उसके बाद हम इनको बेलेंगे। तो सारे पेड़ों को इसी तरह से स्मूथ बॉल बनाकर रख लीजिए। उसके बाद देखिए ये सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 4 पेड़े ले करके हम इसको बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और इनको छोटा छोटा सा पूरियों की तरह बेल लीजिए। तो आपने इन चारों को इक्वल साइज में बेलना है। तो यहाँ पर मैं 4 शीट्स को एक साथ बना रही हूँ। आप चाहो तो कम से कम 2 शीट्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 या फिर 8 और 10 भी बना सकते हो। तो जितने आप आसानी से हैंडल कर सकते हो उतने ज़्यादा बना लीजिएगा। और इसी तरह से सारे पेड़ों को हम इक्वल साइज़ में बेल कर रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए चारों पेड़ों को मैंने बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल ले करके हम पूरी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो अच्छी तरह से हर तरफ फैलाते हुए लगाइएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और दूसरी जो पूरी है वो इसके ऊपर रख करके इसके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। तो ऑयल आपने काफ़ी अच्छे से लगाना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए। ऑयल अच्छे से लगाने की वजह से जब हम इसको बाद में सेक करके अलग करेंगे तो शीट्स जो है वो काफ़ी आसानी से अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए सारे ही पूरियों को हमने इस तरह से एक के बाद एक रखते जाना है, ऑयल लगा करके मैदा स्प्रिंकल करते जाना है। और इस तरह से लास्ट पूरी भी हम इसके ऊपर रख कर इन चारों को इकट्ठा बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और हल्के हाथों से इनको बेल लीजिए। तो बेलते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये 4 पूरियां हैं जिनको कि हम एक साथ बेल रहे हैं। तो इसकी जो थिकनेस है वो आप उस हिसाब से रखिएगा। अब देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। तो अब हम चलते हैं इनको सेकने की तरफ। तो इनको सेकने के लिए तवा जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और लो फ्लेम पर बस कुछ सेकंड के लिए इसको सीखने दीजिए। उसके बाद इसकी साइड को चेंज कर लीजिए और इस तरह से हमें इसको लो फ्लेम पर ही हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। और इस तरह से अलटते पलटते हुए देखिए इनकी जो लेयर्स है वो अलग होने लगी है। तो इस तरह से एहतियात के साथ इनको सेपरेट कर लीजिए और एक लेयर निकालने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लीजिए। दूसरी साइड भी आपको इसके किनारे अलग होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से इनको एहतियात के साथ अलग करते जाइए। ये काफ़ी गर्म होते हैं और इस तरह से इनको अलटते पलटते हुए जैसे जैसे इनकी लेयर्स खुलने लगी है उसी तरह से आप इनको अलग करते जाइए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से आप एक एक लेयर को अलग करते जाइए और किसी भी कपड़े से इसको कवर कर कर रखते जाइए, वरना फिर ये ड्राई हो सकते हैं तो ज़्यादा ये कड़क हो जाते हैं। अब देखिए सारे ही शीट्स मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने आसानी से ये बनकर तैयार हो गए हैं और इसकी थिकनेस आप देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से देखिए हमें इनको रोल करना होता है। और यहाँ पर चिकन की स्टफिंग भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून मैदे में थोड़ा सा पानी मिला करके मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। इसका इस्तेमाल हम ग्लू की तरह करेंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग रोल की एक शीट लेकर के हम इसके बीच में इस तरह से थोड़े से किनारे पर चिकन की स्टफिंग रखेंगे 2 से 2.5 टेबलस्पून की जितनी, और इसको हम अंदर की तरफ प्रेस करते हुए टाइटली रोल करेंगे। तो दोनों किनारों पर इस तरह से जो मैदे की पेस्ट बनाई थी वो लगाएंगे। तो अच्छी तरह से लगाइएगा और इन दोनों किनारों को देखिए हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको एकदम टाइटली रोल करेंगे। अगर आपने इसको लूज़ रोल किया तो फिर ये बाद में इतना क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। और इसके बाद आखिर में भी हम थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगा करके इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं और इस पॉइंट पर आप इनको जिपलॉक बैग में डाल करके 3 से 4 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम किया है और एक एक करके जितने रोल्स जो है वो पैन में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए और डाल करके इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने दीजिए कुछ देर के लिए। और कुछ देर में ही जब ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इन पर थोड़ा सा कलर आने लगा है, तो इनकी साइड्स को चेंज कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो इनको जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि इन पर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो बहुत ज़्यादा आप इनको डार्क मत करिएगा क्योंकि ऑयल में से निकालने के बाद भी इनमें कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, हल्का सा इन पर गोल्डन कलर भी आ गया है। तो एब्जॉर्बेंट पेपर पर इनको निकाल दीजिए और इसी तरह से हम सारे ही स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर कर रख लेंगे। और इसी के साथ देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा चटपटे से हमारे चिकन स्प्रिंग रोल्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको बना करके आप 3 से 4 हफ्तों के लिए फ्रीज़ कर सकते हो डीप फ्रीज़र में। टोमेटो केचप
या फिर मायोनीज़ के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप खरबूजे का शरबत कह लें या फिर खरबूजा मिल्क शेक कह लें। जितना ज़्यादा ये टेस्टी होता है बनाने में उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी तासीर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ये रिफ़्रेशिंग होता है। और इस एक शरबत के अंदर ही आपको कस्टर्ड का फ्लेवर भी आएगा, फालूदा और मिल्क शेक का फ्लेवर भी आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है ये। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खरबूजा लिया है जो कि बिल्कुल पका हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से सेंटर में से कट करेंगे और इसको इस तरह से कट करने के बाद इसके सेंटर में जो बीज वाला पोर्शन होता है उसको हमें स्क्रैप करके अलग करना है, क्योंकि ये बीजें जो है वो हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो इस तरह से एक स्पून की मदद से या फिर एक नाइफ़ की मदद से इनको स्क्रैप कर कर अलग कर दीजिए। और इन बीजों का इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हो। और इनको निकालने के बाद हम ये जो खरबूजे का पल्प है, इसका जो गूदा है, उसको इस तरह से चमचे की मदद से स्क्रैप करते हुए अलग कर लेंगे, क्योंकि इस गूदे का इस्तेमाल हमें रेसिपी में आगे करना है। तो इस तरह से स्क्रैप करते हुए सारा इसका पल्प जो है वो निकाल कर एक बोल में रख लीजिए। खरबूजे का फ्लेवर और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। तो इसलिए आप इसको इफ़्तार में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब देखिए इसका पूरा पल्प मैंने निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी का जार लेकर के इसका पूरा गूदा जो है वो हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हमें इसको पीसना है। तो बिना पानी डाले ही हम इसको एकदम स्मूथ सा पीस लेंगे, क्योंकि खरबूजे में बहुत सारा पानी होता है। इसलिए देखिए मैंने इसको बिना पानी डाले ही अच्छी तरह से पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब इसको रख देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर एक बोल में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के जितने सब्ज़े के बीज। आप इसको बेसिल सीड्स कह सकते हो या फिर इसको तुख मलंगा, तुख मारिया भी कहा जाता है। इसमें हम आधा कप की जितना पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। इसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। और यहाँ पर दूसरे बोल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर आप अपनी पसंद का दूसरा फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हो। इसमें 1/4 कप के जितना पानी या फिर दूध ऐड कर लीजिए, लेकिन ये पानी और दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर दीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप इसमें गर्म दूध या फिर पानी डालोगे तो फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी हम रख देंगे एक साइड पर। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है। इसमें हम 1 लीटर के जितना दूध ऐड करेंगे और ये दूध जो है वो फुल क्रीम मिल्क है। और डाल करके हम दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। एक बार इसको अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और इसको जब तक पका लीजिए जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। और यहाँ पर देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने दूध को अच्छे से पका लिया है। दूध में बॉईल आने लगा है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें मिठास के लिए आधा कप की जितनी शक्कर ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि शक्कर अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, जिसको कि हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था। एक बार इसको स्टर कर लीजिए और इसको इस तरह से एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से दूध को स्टर करते जाइए, वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। अच्छी तरह से स्टर करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और अच्छी तरह से इसको पकाने के बाद हम इसमें ये खरबूजे का पेस्ट ऐड करेंगे। तो इसको भी अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और डाल करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए पकाएंगे। और खरबूजे की प्यूरी डालने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो बीच बीच में इसको स्टर भी करते रहिएगा और इस तरह से ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक पकाया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा दिखाई देने लगा है और ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर एक सॉस पैन में 5 से 6 कप की जितना पानी बॉईल कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा कप की जितना साबूदाना ऐड करेंगे। तो साबूदाने को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और डाल करके पहले इसको मीडियम फ्लेम पर एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए, जब तक कि पानी में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता है। और जब पानी उबलने लगेगा तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 17 से 18 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता, ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता।
अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 18 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फ़ौरन ही हम इसको एक छलनी में छान लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी पोर कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और इसको इसी तरह से ठंडा पानी डाल करके हम कुछ देर के लिए छलनी में ही रहने देंगे और इसको रख देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर देखिए दूध काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और सब्ज़ा भी यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे और ये साबूदाना जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप चाहो तो आधे से 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये काफ़ी अच्छे से चिल हो जाए। उसके बाद आप इसको इफ्तार के लिए ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हो। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी खरबूजे के शरबत की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी एकदम क्रीमी चीज़ी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चिकन हाफ़ मून पाई की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होती है और आप इसको बना करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो रमज़ान में इफ़्तार के लिए। थोड़ी सी ये डिफरेंट रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की लगती है। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून की जितना बटर। आप यहाँ पर बटर के बजाय ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके। और अब हम प्याज को बटर के साथ मिलाते हुए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो प्याज को जब तक भून लीजिए जब तक कि प्याज जो है वो गुलाबी नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और डाल करके इसको भी हम लो फ्लेम पर प्याज के साथ मिलाते हुए भूनेंगे आधे से 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें 300 ग्राम के जितना चिकन का कीमा ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर लीजिए। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब हम कीमे को प्याज और हरी मिर्चों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो इस तरह से इसको क्रम्बल करते हुए भून लीजिए जिससे कि चिकन जो है वो वाइट हो जाएगा और ये अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। इसका पानी भी अच्छी तरह से यहाँ पर ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें एक कैप्सिकम ऐड करेंगे इस तरह से एकदम बारीक कट करके और एक मीडियम साइज़ के कैरेट को मैंने ग्रेट करके ऐड किया है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। ये ना हो तो आप सिर्फ काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर लीजिए और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें नमक। और इन सारे मसालों को वेजिटेबल्स को चिकन के साथ मिलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि ये मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिल भी जाएंगे और अच्छे से ये भुन भी जाएंगे जिससे कि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और चिकन क्योंकि हमने कीमा लिया है तो ये काफ़ी अच्छे से गल जाता है, बहुत जल्दी ये गल जाता है। और देखिए 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। तो अब यहाँ पर 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से इसको घोल लिया है पानी में। तो अब हम ये चिकन में ऐड कर लेंगे और डाल करके हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा स्टिकी होने लगा है और ये एक डो की फॉर्म में आने लगा है। तो इसको इसी तरह से पका लीजिए जब तक कि इसमें जो पानी है वो पूरा का पूरा ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको भी अच्छी तरह से पका लिया है, बिल्कुल भी इसमें अब पानी बाकी नहीं रह गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर हाफ़ मून पाई की कवरिंग बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 कप के जितना पानी और इसी के साथ इसमें
1 चौथाई टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे इसमें बटर, इसकी बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छे से और हाई फ्लेम पर हम इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। और जब पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, अच्छे से इसमें बॉईल आ चुका है, एक बार स्टर कर लीजिए। अब हम इसमें 2 कप के जितना मैदा ऐड करेंगे, तो मैदे को अच्छी तरह से छान कर डालिएगा और डाल करके गैस की फ्लेम को लो करते हुए हम इसको अच्छी तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे। तो मैदे को जब तक पानी में पका लीजिए जब तक कि मैदा जो है वो अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता और ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो इसको आपने कंटिन्यू स्टर करते हुए पका लेना है। और अब यहाँ पर देखिए मैदे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और अब यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसमें 1 कप के जितना डाइस्ड मोज़रेला चीज़ ऐड कर लीजिए। आप यहाँ पर प्रोसेस चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हो और चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसी के साथ हमारी चिकन की स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैदे का जो डो हमने बना कर रखा हुआ था ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी भी ये काफ़ी गर्म है। तो हम इसको एक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मसलते हुए एक बार गूंदेंगे, जिससे कि ये जो डो है थोड़ा सा बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से मसल कर गूंद लीजिए और इसके बाद इसको एक लंबा सा रोल बना लीजिए। उसके बाद हम इसके पोर्शंस कट करेंगे और यहाँ पर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। उसके बाद 2 हिस्से उठा करके हम कवर कर रख देंगे और ये जो एक पेड़ा है इसको हम फिर से अच्छी तरह से मसल देंगे और अच्छी तरह से इसको स्मूथ सी बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको बेलेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए और इसको हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमें इसको रोल करना है। तो इस तरह से हथेलियों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको बेलन से बेल लीजिए। तो आप इसको बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, जिस तरह के हम चपाती बेलते हैं। चपाती से बस थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस इसकी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हो। अगर ये ज़्यादा पतला हुआ तो फिर ये फ्राई करते वक्त फट सकता है। अब एक ग्लास या फिर एक कटर ले लीजिए और इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो इसके छोटे छोटे से सर्कल्स हमें कट करना है और देखिए यहाँ पर सारे सर्कल्स मैंने कट कर लिए हैं और ये जो एक्स्ट्रा का डो दिखाई दे रहा है उसको हम उठा करके कवर कर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और ये जो सारे सर्कल्स हमने बनाकर तैयार करके रखे हुए उसके सेंटर में हम 1 टेबलस्पून की जितनी चिकन की स्टफिंग रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग मत रखिएगा। अब हम इसको इस तरह से उंगलियों की मदद से पिंच करते हुए सील कर देंगे। तो इसमें हमें मैदा या फिर पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये काफ़ी अच्छे से सील हो जाता है क्योंकि हमारी डो जो है वो एकदम परफेक्ट थी। और यहाँ पर देखिए सारे ही मैंने हाफ मून्स बनाकर रख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इनकी कोटिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अंडे में थोड़ा सा दूध डालकर इसको फेंट लिया है। तो हम पहले हाफ मून को इस तरह से उठाकर अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम सारे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इसको अंडे में डिप करिए, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। अंडे के बजाय आप इसको सिंपली मैदे की स्लरी बना करके उसमें भी कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही कोट करके रख लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको जिपलॉक बैग में डाल करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो कढ़ाई में ऑयल को पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए एक एक करके ये सारे हाफ मून पाई जो है वो ऑयल में डाल दीजिए और डाल करके इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने दीजिए कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए आप इनको बिल्कुल भी टच मत करिएगा और थोड़ी देर के बाद ही जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगे हैं तो इनको स्टर कर लीजिए और अलटते पलटते हुए इनको जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो बहुत ज़्यादा इनको डार्क मत करिएगा और बस 5 से 6 मिनट में ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने डाली है वो सब अच्छी तरह से पकी हुई है। अब देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे फ्राई करके इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे इफ्तार के लिए। तो आप इनको टमाटो केचप, मायोनीज़ या फिर तंदूरी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इनको ट्राई करिएगा। इनको बना करके आप डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिएगा। पूरे रमज़ान आप इनको खा सकते हो। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये।
तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी एकदम डिलीशियस सी गाजर की खीर की रेसिपी। ये दिखने में जितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर ईद के दिन भी आप इस मज़ेदार सी खीर को बना सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो की जितनी लाल वाली गाजरें ली है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन गाजरों को हम पील कर लेंगे ताकि इनके ऊपर कोई भी डस्ट या फिर मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लाल वाली गाजरें ली है। अगर आपको ऑरेंज वाली मिल रही हो तो आप उससे भी इस खीर को बना सकते हो। गाजरों को देखिए मैंने पील करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनको इस तरह से एक मीडियम साइज़ के ग्रेटर से कद्दूकश कर लेंगे। तो आप इनको मीडियम साइज़ के ग्रेटर से या फिर जो बड़ा होल वाला ग्रेटर होता है उसे ग्रेट कर लीजिएगा। बारीक वाले ग्रेटर से आप इसको ग्रेट मत करिएगा क्योंकि हमें गाजर के जो लच्छे हैं वो थोड़े बड़े बड़े चाहिए। देखिए इस तरह से। अब देखिए सारी ही गाजरों को मैंने इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है और इसका कलर आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई या फिर एक पैन रख लीजिए गैस पर। इसमें 1 से 2 टीस्पून के जितना घी ऐड कर लीजिए। घी ऐड करना यहाँ पर ऑप्शनल है। अब हम इसमें ये कद्दूकश करके रखी हुई गाजरें ऐड करेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए घी के साथ मिलाएंगे। तो हमें इसको घी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे कि इसमें जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाएगी। इसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3/4 कप की जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अगर आप थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो 1 कप तक आप डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए हम गाजरों को शक्कर के साथ पकाएंगे जिससे कि गाजरों का और शक्कर का जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होगा। और इस तरह से जब हम गाजरों को शक्कर के साथ पकाते हैं तो गाजर का कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल कर आता है। और जब हम इस गाजर को खीर में पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं होंगी। तो इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि इसमें जो भी मॉइस्चर निकला होगा तो वो फिर ड्राई हो जाएगा। अब देखिए गाजरों में थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है तो इसको ड्राई कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के जितना फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। तो गाढ़े दूध का इस्तेमाल करिएगा। गैस की फ्लेम को हाई करते हुए इसको एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और इसको जब तक पका लीजिए जब तक कि दूध में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। और जब तक दूध उबल रहा है तो यहाँ पर हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून के जितने बासमती चावलों को 1 घंटे के लिए रख दिया था सोख होने के लिए। काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं तो इसका पूरा पानी निकाल करके हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजुओं को भी सोख होने के लिए रख दिया था। इसका भी पानी निकाल करके हम इसको भी ग्राइंडिंग जार में ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून के जितना मिल्क पाउडर लिया है वो भी हम इसमें डालेंगे। आप मिल्क पाउडर के बजाय खोया या फिर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आधा कप हम इसमें दूध डालेंगे और डाल करके इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमें इसको इतना पीसना है कि चावल जो है वो दरदरे से हो जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो देखिए यहाँ पर दूध भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें उबाल आने लगा है। तो ये चावल, मिल्क पाउडर और काजू का जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार करके रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई ही रखिएगा और अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिए वरना फिर चावलों में लम्स बन सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए और इसको जब तक हाई फ्लेम पर पका लीजिए जब तक कि इसमें अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। और जब इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने लगा है तो गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसको थोड़ी थोड़ी देर से स्टर करते हुए जब तक पका लीजिए जब तक कि चावल और गाजर जो है इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाती और दूध जो है रिड्यूस होकर अच्छी सी इसमें थिकनेस नहीं आ जाती। तो इसको बीच बीच में स्टर करते रहिएगा वरना फिर दूध जो है वो कढ़ाई के बॉटम में लगकर जल सकता है। तो इसको इसी तरह से पकने दीजिए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये काफ़ी अच्छे से गाढ़ा दिखाई देने लगा है। दूध भी इसमें काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है और साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको हम स्पैटुला से ही स्क्रैप करके इसमें ऐड कर लेंगे।
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें, 2 से 3 टेबलस्पून के जितने मैंने बारीक कटे हुए बादाम इसमें ऐड किए हैं और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप अपनी पसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश और चिरौंजी वगैरह है वो भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिए बहुत अच्छे से फ्लेवर के लिए। मिला दीजिए अच्छी तरह से और मिला करके हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, जिससे कि इन ड्राई फ्रूट्स का और इलायची पाउडर का भी टेस्ट खीर में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खीर को मैंने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो गई है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसी पॉइंट पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी खीर पसंद करते हो, इसको थोड़ी देर के लिए और पका लीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और कुछ देर के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ। देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है और अगर आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करोगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी गाजर की खीर की रेसिपी को। रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई कीजिए या फिर आप इसको ईद के दिन भी बना सकते हो। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।